लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 58। बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 134 है। ट्राई करिए 58 क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया है, रीड करो प्लीज एक बार पहले। Sir, can you repeat the page number? यहाँ लिखा है देखो। चलो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर ट्राई करना है। इट इज आई विल टीच यू वन कॉन्सेप्ट फर्स्ट। एक चीज ऑलरेडी पढ़ाई भी है, पर उस पे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं ना, वो पहले देखते हैं। हमने पढ़ा था एक टॉपिक, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको याद होगा एक सेकंड केस मैंने आपको कराया था, जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करते। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड। अब आप पार्टिकल को यहां से फेंकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही पार्टिकल एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाए, और फोर्स का फॉर्मूला था Q इंटू बी क्रॉस बी, यानी QVB साइन थीटा। कितना एंगल था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में? देखिए, वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स हो गया QVB, और व्हाट इज द एंगल? थीटा इक्वल टू 90। आपको याद होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता था, उस केस में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता था, और हमने सर्कल का रेडियस डिराइव करा था। कैसे डिराइव करा था? हमने इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। जब भी कोई फोर्स पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है तो वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां से एक v कैंसिल हो गया था, रेडियस का फॉर्मूला आया था mv बाय qb। अब ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 4 डिफरेंट फॉर्म्स में ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो ये हमने जो डिराइव करा था, मैंने एक बार इसकी डेरिवेशन आपको रिवाइज कराई। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं, क्या किन किन फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं और क्या क्या इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म इसका यही है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, r इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। वी हैड ऑलरेडी डन दिस डेरिवेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा फॉर्म, इसी फॉर्मूले में अगर आप न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में जो टर्म आ रही है mv, दैट कैन बी रिटन एज मोमेंटम p। ये p जो है, इट स्टैंड्स फॉर द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है मोमेंटम, p बाई क्यूबी। ये इसका दूसरा फॉर्म हो गया। अच्छा, अब इसका एक फॉर्म और बनाया जा सकता है, जहां आप इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें। देखिए कैसे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को आप k से डिनोट कर लीजिए, 2 ऊपर ले आइए और दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर। दोनों साइड मैंने m से मल्टीप्लाई कर, 2mk इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 2mk हो गया बराबर mv। तो मास इनटू वेलोसिटी को आप अंडर रूट 2mk भी लिख सकते हैं। तो यहां जो मास इनटू वेलोसिटी आ रहा है, ये m इंटू वी, इस m इंटू वी को
आप अंडर रूट 2m k लिख दीजिए। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ 2m k, या k अगर याद नहीं रहेगा k के नीचे छोटा सा e लगा, जिससे कि याद रहे कि ये काइनेटिक है। तो मैंने न्यूमरेटर में जो mv आ रहा है उसको अंडर रूट 2m k लिख दिया डिवाइडेड बाय qb। तो ये हो गया थर्ड। देखिए रेडियस का फर्स्ट फॉर्मूला, उसी से हमने दूसरा फॉर्म डिराइव करा और उसी से हमने तीसरा फॉर्म डिराइव करा। अब इसके अलावा भी एक और फॉर्म बनाया जा सकता है, देखिएगा कैसे बनाएंगे वो। उसमें हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लिखे। बहुत बार वो क्या करेगा, जैसे कि ये देखिए चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल आया कहां से, आपने मैग्नेटिक फील्ड में फेंक तो दिया इसको, पर ये चार्ज पार्टिकल आया कहां से। आप कहते हो मैंने इसको v की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, पर क्वेश्चन ये है कि आप v की वेलोसिटी में पार्टिकल लाए कहां से। तो कई बार क्या करा जाता है, एक चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड तक लाने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। सपोज करिए ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE, और फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इट विल एक्वायर सम स्पीड, इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी v। तो पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड तक लाने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेते हैं। अब जैसे ये पार्टिकल था, ये v की स्पीड में आया कैसे, आपने ये थोड़ा ना कि पार्टिकल को हाथ से उठा के फेंका हो। आप पार्टिकल को v की स्पीड में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेट करा, एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कराया है, ठीक है ना। तो यहां पर पार्टिकल जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसका मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। रिकॉल करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला था वर्क डन का, Q इंटू डेल्टा V। हमने पढ़ा था वर्क डन का ये फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा V। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना वर्क डन करा होगा ऑब्जेक्ट ने उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करी। वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल करिए क्लास 11th का। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता था ऑब्जेक्ट पे आप जितना वर्क करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। तो ये चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर एक्सेलरेट करेंगे तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उतनी ही जितना इसके ऊपर वर्क डन किया गया होगा। और ये वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन भी उतनी ही होगी जितना वर्क डन किया गया है। तो बहुत बार वो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड देन इट एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के करा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट करा होगा। तो ऐसे केस में ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आ रही है यहाँ पर, इस काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को आप Q डेल्टा V भी लिख सकते हो। तो हमारा रेडियस का एक फॉर्मूला और बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, Q डेल्टा V, 2m Q डेल्टा V अपॉन QB। ये देखिए, तो दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 4। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इनमें से किसी भी एक रिजल्ट पर आ सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज ये चीजें, क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
और एक चीज और देखिए, पेज 123 खोलिए एक बार। पेज 123 खोलो, वहां पे सबसे नीचे एक टेबल बना हुआ है, वो देखो। देखो ये जो टेबल बना हुआ है, इसमें हमें उसने कुछ पार्टिकल्स के बारे में डेटा दिया। कौन कौन से पार्टिकल्स पर क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। सी द डेटा फ्रॉम पेज 123, इसमें कुछ डेटा। तो जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? इट कैन बी अ प्रोटॉन, क्वेश्चन में हो सकता है वो कहे प्रोटॉन आ रहा है, हो सके वो कहता है अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ड्यूटेरॉन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब अगर आपको उसका रेडियस निकालना है तो इनमें से आपको कोई भी पार्टिकल क्वेश्चन में दिया हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर प्रोटॉन दिया है तो आपको उसका मास और उसका चार्ज पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का जो मास होता है इसको डिनोट करते हैं एम नॉट। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना रेशो वाले आएंगे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ हमें पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन। प्रोटॉन का मास एम नॉट होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। अब अल्फा पार्टिकल जो है उसका चार्ज होता है 4 एम नॉट और चार्ज होता है प्लस 2। देखिए पेज 123 पे डेटा दिया हुआ एक्सक्यूज में सर, है। हाँ, क्या हो गया? सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर? अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, अभी क्वेश्चन आपको जनरल डेटा बता रहे हैं। अभी सुनो, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा 2 मिनट सुनो ध्यान से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ड्यूटेरॉन जो है, ड्यूटेरॉन का देखिए मास कितना होता है। ड्यूटेरॉन का मास होता है 2 एम नॉट और चार्ज देखो, चार्ज ई होता है प्लस। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इन सब में से सबसे कम होता है, दैट इज एम नॉट डिवाइडेड बाय 1836। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस ई होता है। तो ये जो डेटा है पेज 123 पे, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। जिन भी बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ओपन पेज 123। पेज 123 पे बॉटम में एक टेबल बना हुआ है, उसमें 4 पार्टिकल्स के बारे में हमें डेटा दिया हुआ है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन और इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स का मास और इन पार्टिकल्स का चार्ज। हमारा क्वेश्चन मोस्टली जो आएगा ना रेशो वाला क्वेश्चन होगा, जहां हमें एक्चुअल वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, पर हाँ इनके बीच में रिलेशन क्या है ये आपको याद करना है। प्रोटॉन मास एम नॉट, अल्फा पार्टिकल 4 एम नॉट, ड्यूटेरॉन 2 एम नॉट, इलेक्ट्रॉन का एम नॉट बाय 1836 और ये इनके चार्जेस। ठीक है। अब अगर सपोज करिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, रेडियस निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड। एक पार्टिकल को मैं फेंकूंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे, और हमें पता है 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो सर्कल बनेगा, सर्कल का रेडियस का इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, आइदर एम बी बाई क्यू बी या फिर पी बाई क्यू बी या √2 mke/क्यू बी या फिर ये वाला रिजल्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 28, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 करेंगे, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन 28 ट्राई करें, उसके बाद हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन 50। पहले क्वेश्चन 28 फिर क्वेश्चन 50।
एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो साइड वाले जो फॉर्मूला था सर, ये आए कहाँ से सर? मैंने जो बताया क्वेश्चन 28 एक बार करना शुरू करो, कुछ डाउट होगा बताएंगे। ट्राई करिए, मैंने बताया क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 50, उसके बाद 59 और 44। अच्छा, जो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये कैसे आए हैं रिजल्ट, और जिन्होंने सुन लिया है वो अपना ये क्वेश्चंस ट्राई करें। यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस, यहाँ लिखे हुए हैं। और जो अभी ज्वाइन करा है जिन्होंने बच्चों ने, प्लीज सुनिएगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक केस पढ़ा था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला। हमने पढ़ा था जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो वो सर्कल बनाता है, और इस सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू mv/qt। ये आप लोगों को ऑलरेडी डिराइव कराया गया, ठीक है ना। पर न्यूमेरिकल जो आते हैं इस पे बहुत बार इस फॉर्म पे नहीं आएंगे, इसके दूसरे फॉर्म पे आ जाए। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या है? इसका सबसे आसान दूसरा फॉर्म है जहां आप m इंटू वी यानी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं p/, रेडियस का फॉर्मूला p/। अगर क्वेश्चन कभी मोमेंटम के टर्म्स में दिया हो, यहाँ देखेंगे अभी आएंगे तो आप ये वाला फॉर्म यूज करें। अच्छा, उसके अलावा जो मोमेंटम है उसको आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया होगा, कैसे कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², 2 ऊपर ले आइए, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करें, 2m/ke इक्वल टू m²v, रूट करिए अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा mv के बराबर। mv यानी मोमेंटम, तो mv को आप रिप्लेस कर दीजिए अंडर रूट 2m/ke, तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m/ke। डिनोमिनेटर में तो क्यूब ही रहेगा, तो ये रेडियस का हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन में यूज कौन सा करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या डेटा दिया है, क्या वेलोसिटी दी है, क्या मोमेंटम दिया है, या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया है, या फिर इसका एक और आखिरी फॉर्म है जहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक रिजल्ट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते थे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था Q डेल्टा V। और हमें पता है जितना ऑब्जेक्ट पे आप वर्क करते हो उसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, यानी द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी को आप Q डेल्टा V भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को आप Q डेल्टा V भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m Q डेल्टा V डिवाइडेड बाय QP। ये देखिए, तो ये हमारा फोर्थ रिजल्ट आ गया। इस टॉपिक पे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। और एक चीज ये भी समझिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो हम अभी कर रहे हैं एक फॉर्मूले से दूसरे में कन्वर्ट, तीसरे में कन्वर्ट, चौथे में कन्वर्ट, ये सिर्फ यहीं पर हो।
इसके अलावा भी और जगह ये हो सकता है। जहां कहीं पर भी किसी भी फिजिक्स में आप कहीं पर भी फॉर्मूला देखो जहां मोमेंटम आता हो तो उस मोमेंटम को √2m भी लिखा जा सकता है और उसको √2m³ डेल्टा v भी लिखा जा सकता है। तो हो सकता है कहीं आगे चल के हमें कोई और फॉर्मूला मिले, आएगा आगे वाले चैप्टर्स में, उस फॉर्मूले में भी एक जगह मोमेंटम आएगा। हम आगे पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। रिकॉल करिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, पहले सुना होगा केमिस्ट्री में। क्या फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा बता सकता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में। डी ब्रोगली वेवलेंथ It's mu h T. h/mv, प्लैंक्स h/mv। चलो नहीं भी पढ़ा, फॉरगेट अबाउट इट, फॉर्मूला आगे आएगा। अब यहां पर भी इस फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म्स बना दिए जाएंगे। जो mv देख रहे हैं आप मोमेंटम, उसको आप लिख सकेंगे h/p और उसी को लिख सकेंगे h/√2mke और उसी को आगे इस तरीके से भी लिख सके। तो खैर चलो वो तो बात की बात है, पर ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये आए कैसे। mv मोमेंटम होता है तो p लिख दिया, मोमेंटम को ही √2mke लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को q डेल्टा v लिख दिया। तो आपने ये 4 रिजल्ट समझने हैं। न्यूमेरिकल अब देखते हैं कि कौन सा वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में लगेगा। और ये 4 पार्टिकल्स हैं, इनके मासेस और इनके चार्जेस आपको याद है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28। जिन बच्चों का हो गया है वो पीछे से आंसर ना देखें, मेरे को सिर्फ इसमें आपने ये बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो ऑफ देयर रेडियस आपने मुझे सेंड करना। क्वेश्चन 28 में रेशियो ऑफ रेडियस, ये आपने ये जो आपने साइड में लिखा है नोट करना है। पेज 123 पे दे रखा है। तो ये डेटा आप पेज 123 पे से देख के याद करें। चलिए डिस्कस करते हैं 28। सुन लीजिए अब सब लोग, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, an alpha particle and a proton are accelerated by the same potential difference of 50 volt। यानी हमें बात करिए इस फॉर्मूले की, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यानी डेल्टा वी। तो एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट करा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करा होगा, और फिर उनको लाकर क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं, and then they enter a magnetic field perpendicular to their velocity। यानी अब ये मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए गए, ये दोनों पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए, और कितने एंगल पर? परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, यानी 90 डिग्री पर फेंक दिए गए। अब 90 डिग्री पर आप इनको फेंकेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों पार्टिकल सर्कल बनाएंगे। अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। 90 डिग्री वाले केस में हेलिक्स थोड़ी ना बनेगा, 90 डिग्री वाले केस में सर्कल बनेगा। ठीक है ना, सर्कल बनेगा पता है हमें। तो वो पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ पाथ विल दे ट्रेस इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली, क्योंकि परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो दे विल ट्रेस सर्कुलर पाथ। उनकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो सर्कल शेप की होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी अल्फा पार्टिकल जो सर्कल बनाएगा और प्रोटॉन जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस का रेशियो निकालना है। तो क्या करते हैं, अभी मेरे को नहीं पता, मान लीजिए इसका जो रेडियस बनेगा वो आर अल्फा है, मुझे नहीं पता किसका बड़ा होगा, तो अभी मैं रफ फिगर बना रहा हूं, और इसका जो रेडियस बनेगा वो आर पी होगा। मैंने लेट कर लिया आर अल्फा और आर पी। अब किस तरीके से अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगा, पहले आर अल्फा निकालना है, फिर इस फॉर्मूले से आर पी निकालना। तो आर अल्फा √2, मास कितना होगा अल्फा पार्टिकल का? 4m0। चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल का? 2e। और क्या वोल्टेज है?
50 वोल्ट, खैर डेटा डालने की जरूरत नहीं है, डेल्टा वी ही रहने देगा, डिवाइडेड बाय क्यू बी, चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल का 2e इंटू बी। फिर मैं रेडियस निकालूंगा प्रोटॉन का, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन को भी एक्सीलरेट करा है। 2 मास कितना होगा प्रोटॉन का m0, चार्ज कितना होगा प्रोटॉन का e, किस वोल्टेज से एक्सीलरेट करा है, सेम जिस वोल्टेज से ऊपर वाले को करा था, इसको भी उसी से करा है, तो डेल्टा वी लिख देंगे, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना होगा e इंटू टी। तो ये हमने रेडियस निकाला अल्फा पार्टिकल का, ये रेडियस निकाला मैंने प्रोटॉन का। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है दोनों। और मुझे कैसे पता लगा यही वाला अप्लाई करना है, क्योंकि उसने वोल्टेज की बात करी थी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अब इसको रेशियो लेने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये जो 4 है, देखो ये वाला जो 4 है मास वाला, ये अंडर रूट से बाहर आएगा, 2 बनेगा, और वो 2 इस 2 के साथ कट जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ इस 4 को और इस 2 को काट। अब मैं रेशियो लेता हूं आर अल्फा बाय आर। क्या क्या चीजें अब कटती चली जाएंगी, ध्यान से देखिएगा जब आप रेशियो में। रेशियो में एक तो अंडर रूट नहीं कटता है कभी, इस 2 से ये वाला 2 कटेगा, m0 से m0 कटेगा, e से e कटेगा, डेल्टा वी से डेल्टा वी कटेगा, e से e, b से b। तो इफेक्टिवली देखिए एक बस ये 2 बचा, ये किसी से नहीं कटा, और रूट था, तो रेशियो आएगा √2:1, यानी आर अल्फा बाय आर पी इज इक्वल टू √2:1। सर हमने फर्स्ट फॉर्मूला नहीं डाला है इसमें, क्योंकि हमें इनकी वेलोसिटी के बारे में कोई डेटा, हमें भी नहीं पता था इसकी वेलोसिटी कितनी है, और हमें नहीं पता था इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता तो मेरे को v के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसका v और इसका v कितना कितना है। यहाँ मुझे पता था कि दोनों की जो वोल्टेज है डेल्टा वी वो सेम है, तो रेशियो लेने में डेल्टा वी कट जाता है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। 28 अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये जो डेल्टा वी है, ये वी से कंफ्यूज। दोनों का डेल्टा वी सेम है। तो बताओ, कैन यू नाउ आफ्टर फाइंडिंग दिस रेशियो, कैन यू टेल मी किसका रेडियस बड़ा होगा? सर आर अल्फा का। तो अल्फा पार्टिकल का जो सर्कल है वो बड़ा होगा, उसका रेडियस बड़ा होगा, प्रोटॉन जो होगा उसका रेडियस छोटा। तो अब अगर आपसे वो फिगर भी कहता है तो आप फिगर भी उसके हिसाब से बनाइए। अल्फा पार्टिकल का रेडियस हमने बड़ा शो करा है आर अल्फा, प्रोटॉन का रेडियस छोटा शो करा है आर पी। ठीक है, समझ में आया सबको 28 क्वेश्चन? इसमें एक पार्ट और है, वो भी ट्राई करेंगे। अब पहले ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करा, और ये डेटा 4m0 2e ये सब कहां से आए, ये मैंने आपको बताया था, याद करना है। बताओ इसमें क्या डाउट है इस पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मानिए जरूर आएंगे इस चैप्टर में। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट है रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कोई चिंता नहीं आपको, टाइम पीरियड का आपका एक ही फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πm/qp। इसमें कोई वो मोमेंटम नाम की चीज नहीं आती, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 बार लगा लिए। पहले टाइम पीरियड निकालिए अल्फा पार्टिकल, 2π मास अल्फा पार्टिकल का 4m0 डिवाइडेड बाय चार्ज 2e इंटू बी। तो ये हो गया 4πm0/EB। और अब हम टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोटॉन के लिए। 2π मास है m0, चार्ज है E और मैग्नेटिक फील्ड B। तो अल्फा पार्टिकल का 4πm0/EB, प्रोटॉन का 2πm0/E। What is the ratio of time period of alpha particle to time period of proton? 2:1। 2 is to 1।
बताइए क्या डाउट है क्वेश्चन 28। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। सर 1 सेकंड नोट करना है। क्वेश्चन 50 का हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है। ठीक है, करो, और जिन बच्चों का हुआ है प्लीज सेंड द आंसर इन चैट बॉक्स। क्वेश्चन 50। यस सर, रिटन। देखो प्रॉपर तरीके से करते हैं, कभी गलती नहीं होती। By what voltage should a proton be accelerated so that it will have the same radius in magnetic field as that of an alpha particle accelerated by 4 volt? तो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, इसको आपने एक्सेलरेट करने के लिए, इसको स्पीड पिकअप करवाने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? 4 वोल्ट। और अब जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो आपको बताइए ये सर्कल बना, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कल की फॉर्म में घूमेगा, तो इसका रेडियस होगा आर अल्फा, जो कि मैं इस फॉर्मूले से निकाला। कितना होगा ये? अंडर रूट ऑफ 2, मास है 4m0, चार्ज है 2e, 4m0 2e, और वोल्टेज है 4 वोल्ट, वोल्टेज 4 वोल्ट दे ही रखी है, डिवाइडेड बाय चार्ज Q जो है चार्ज 2e, और मैग्नेटिक फील्ड है P। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक 4 को बाहर ले आओ और 2 से कैंसिल करवा, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अंदर क्या बचा? 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 m0 e डिवाइडेड बाय EB। ये देखिए, और 16 में से भी 4 बाहर आ जाए, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया 4 अंडर रूट ऑफ m0 e बाय EB। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? बाय व्हाट वोल्टेज शुड अ प्रोटॉन बी एक्सेलरेटेड, यानी अब प्रोटॉन की बारी है। वो कह रहा है इसको मैं कितनी वोल्टेज से एक्सेलरेट करूं कि मैग्नेटिक फील्ड में फेंकने पर जो सर्कल ये बनाए इसका रेडियस भी उसके बराबर ही हो। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालता हूं मैं, फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडर रूट ऑफ 2m0 e डेल्टा v, 2m0 e डेल्टा v अपॉन EB, और इस रेडियस को इसके बराबर कर दूंगा। जो प्रोटॉन का रेडियस है वो उतना ही होना चाहिए जितना अल्फा पार्टिकल का। इक्वेट क्यों कर रहे हैं बताइए? क्वेश्चन में रेशो दोनों इक्वल निकालने के के बना, बिकॉज रेडियस सेम है दोनों का। इट शुड हैव द सेम रेडियस, तो इसको इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 अंडर रूट ऑफ m0 e डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m0 e डेल्टा v बाय EB। देखो ठीक करा है, m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, E से E, B से B, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट नहीं काटते हैं, अंडर रूट कैंसिल नहीं होता, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर। तो यहां पर 4 बचा था, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, इधर अंडर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 डेल्टा V। 16 इज इक्वल टू 2 डेल्टा V। कितना आया डेल्टा V? सर 8 वोल्ट्स। डेल्टा V, यानी अगर आपने अल्फा पार्टिकल को 4 वोल्ट से एक्सेलरेट करा था तो आपको प्रोटॉन को 8 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब उनका रेडियस सेम होगा।
तो ये एमसीक्यू में बहुत फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 16 वोल्ट। तो आपने जल्दी से बस दोनों के रेडियस को इक्वेट कर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 और 44 जल्दी से करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन 59 एंड 44। चलो टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करो, अपने आप करोगे तो सीखोगे। और ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम, यानी इस बार मोमेंटम की बात हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में फेंके गए हैं 90 डिग्री, रेशियो ऑफ द रेडियस। तो वी हैव अ ड्यूट्रॉन को फेंका गया है और एक अल्फा पार्टिकल, इसका रेडियस होगा आर डी और इसका रेडियस होगा आर एन। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला वो वाला लगेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसने बात करी है किस चीज की, कौन सा वाला लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड। ये मोमेंटम की बात। Sir, second. करिए, मोमेंटम दोनों का सेम। मुझे नहीं पता वेलोसिटी सेम है या नहीं, कोई कहता है वेलोसिटी भी सेम होगी, नहीं, वेलोसिटी थोड़ी ना सेम है, मोमेंटम से। इसका मोमेंटम p है, इसका मोमेंटम भी p जो है सिंबल होता है मोमेंटम का, तो दोनों का मोमेंटम सेम है। अब आर डी फॉर्मूला लगा दो, ये वाला आर डी, ड्यूट्रॉन p बाय कितना होता है ड्यूट्रॉन का चार्ज? Sir, E. सब लोग देखिए पेज, मैंने बताया था पेज पे डेटा दे रखा है। बताओ ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? Plus E. E। और मैग्नेटिक फील्ड है B। अब आर अल्फा, रेडियस का फॉर्मूला लगाऊंगा अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम तो उसका भी P है, दिया है सेम मोमेंटम। चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 2E। Sir, 2E. याद करना है डेटा। अब आप इनका रेशो ले लीजिए, आर डी बाय आर अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 2:1, यानी ड्यूटेरॉन का रेडियस जो होगा वो बड़ा होगा और अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो छोटा होगा। ठीक है ना? और रेशो कौन सा पूछा है ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आपके ऑप्शन हो 2:1 और एक होगा 1:2। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसकी बात पहले करी गई है, किसकी बाद में करी गई है, उस ऑर्डर में रेशो। यहाँ पर उसने पहले ड्यूट्रॉन बोला है और फिर अल्फा पार्टिकल बोला है, और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम, यानी ड्यूट्रॉन टू द अल्फा पार्टिकल का रेशियो आर डी बाय आर। तो आंसर आ जाएगा 2:1। किसी को डाउट क्वेश्चन 59 में बताइए, एनीबॉडी? ठीक है, 44 के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, ट्राई करिए।
करो प्लीज, सेंड करो आंसर। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ देम विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए। दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड। इसकी काइनेटिक Third. एनर्जी है, इसकी भी के ई है, इसकी भी के। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी भी सेम है। तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूले में मुझे नहीं पता वेलोसिटी किसकी क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला रिजल्ट यूज होगा। वो पूछ रहा है विच ऑफ देम विल हैव द स्मॉलेस्ट। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आप तीनों के लिए रेडियस लिख सकते हैं, पर एक चीज आपको डायरेक्टली देखते ही पता लग जाएगी। रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस निकालेंगे, रेडियस अंडर रूट ऑफ 2 मास होता है m0/1836, काइनेटिक एनर्जी के ई है, डिवाइडेड बाय चार्ज ई और बी। तो ये 1836 का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर हो जाए, जो कि बाकियों में नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, फैक्टर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 1836 का रूट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा फैक्टर एक डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो इसके रेडियस को बहुत छोटा कर देगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो, रेडियस रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यानी ही इज आस्किंग यू Rp/Rl। तो जल्दी से लगा देना फॉर्मूला, Rp/R अल्फा निकाल लेना है, ठीक है ना, डेटा पुट कर देना। तो दैट आई थिंक यू कैन डू। 1:1 ठीक है, वो आप सर वो स्मॉलेस्ट रेडियस वाला समझ नहीं आया सर, फैक्टर कैसे आया। क्या नहीं समझ में आया, देखो ना रेडियस, जब आप इलेक्ट्रॉन, सबका रेडियस निकाल के देख लो फॉर्मूले में डाल डाल के। यहाँ पे प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे छोटा किसका आएगा पता लग जाएगा जब आप सारे डेटा लिखोगे। मैंने बाकी दोनों नहीं भी लिखे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m0/1836। तो 1836 का जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाकियों में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में इतना बड़ा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में चला गया। ये इलेक्ट्रॉन का मास था ना m0/1836, तो जो ये 1836 का रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो सबसे छोटा आएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया, आप प्रोटॉन का भी रेडियस निकालो, अल्फा पार्टिकल का भी रेडियस लिखो, और फिर आपको तीनों जब लिख दोगे तो आपको देखकर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वाला सबसे छोटा क्यों। ठीक है, ट्राई करिएगा। चलिए, तो इस पे हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मिक्स्ड, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बना है क्वेश्चन 42। तो पहले तो प्रॉपर तरीका देखेंगे, है तो लेंथी क्वेश्चन, पर इसका आंसर याद कर लेंगे कि एमसीक्यू में अगर आएगा तो फिर एटलीस्ट आंसर याद होना चाहिए।
देखिए यहां से करंट आ रहा है, 42 क्वेश्चन पढ़ो। और यहां फिर एक सर्कल है और यहां से चला जा, यहां से आके यहां से चला। तो वो पूछता है कि इस केस में जो सर्कल है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी हमें याद करना। यहां से आई करंट आता है और आई करंट ऐसे चलता है। अब ये जो आई करंट आएगा ये आखिर गया कहां से? कोई बता सकता है ये आई करंट ऊपर से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा? सर बोथ वेज नहीं होगा? तो ऊपर से जाएगा सर। ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा या दोनों से जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों से जाएगा। दोनों रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा सोचिएगा एक चीज, अगर करंट आता है उसके पास दो रास्ते होते हैं तो करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो ये जो दो रास्ते हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, ये भी तो किसी वायर से ही बने हैं, ये भी तो कोई वायर ही है, और वायर में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ही होगी। यानी ये जो दो पार्ट्स हैं ये आखिर है क्या? ये दो रेजिस्टर्स की तरह याद करेंगे, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। दे विल एक्ट एज टू रेजिस्टर्स। और आपको पता है रेजिस्टेंस जो होती है रो एल बाई ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सुनिएगा ध्यान से, अगर इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस, इस वायर की कुछ भी रेजिस्टेंस होगी, जो भी होगी, उसको मैं आर मान लेता हूं, तो इस वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कितने आर होगी? तो 3R। हाँ, इसकी लेंथ कितने टाइम्स है इसके मुकाबले? अगर ये आर है तो ये आर, ये इधर वाला और ये इधर, इसकी लेंथ 3 गुना है। दिस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, दिस इज 1/4, 1/4, 1/4, दिस इज 3/4। और हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है तो ये जो पूरा बाकी वाला बचा, इसकी रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी 3R। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंसेस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो ऊपर वाले की जो रेजिस्टेंस है वो 3R, ठीक है ना? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब ये दोनों रेजिस्टर्स आपको देखकर कौन से कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। वोल्टेज। तो अब जो करंट आया था वो आई था, इसमें से कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा। तो कितना ऊपर से जाएगा कितना नीचे से जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं ऊपर से गया होगा कितना, x, और नीचे वाले में गया होगा, इधर वाले में I माइनस। हाँ, इधर वाले में गया होगा i माइनस। ये x यहां से आएगा, ये i माइनस एक्स यहां से आएगा और वापस मिला के i चला। पर ये दोनों पार्ट्स पैरेलल में हैं। इन पैरेलल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकंड। यानी वोल्टेज का फॉर्मूला I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2। कितना है I1 ऊपर वाले का? X। क्या है उसकी रेजिस्टेंस? 3R। इक्वल टू नीचे वाले का करंट कितना है? I माइनस X। और रेजिस्टेंस कितनी है? R। तो हमने दोनों की वोल्टेज इक्वेट कर दी। देखिए R से R कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू I माइनस एक्स, 4x इक्वल टू I, x इज इक्वल टू I बाई 4, x इज इक्वल टू I बाई 4। यानी ऊपर वाले में जो करंट गया ये गया I बाई 4, और नीचे वाले हिस्से में जो करंट गया ये कितना आएगा? I माइनस I बाई 4 कितना हो जाएगा? 3I/4।
तो ये हो गया 3I/4। तो इस क्वेश्चन में ये तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अभी तो मैग्नेटिज्म शुरू भी नहीं करा इस क्वेश्चन में। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ा कि ऊपर वाले में जो करंट है दैट इज I/4 और नीचे वाले में जो है दैट इज 3I/4। पहले यहां तक नोट डाउन करो। ऊपर वाले का जो मैंने x माना था और नीचे वाले में I-x माना था, वो अब वैल्यूज हमने निकाला। x आया है I/4 और नीचे वाले में 3I। अब हम मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो इसको नेट रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते थे। नेट रेजिस्टेंस निकाल के क्या करोगे तुम, पहले बताओ। नेट रेजिस्टेंस निकाल के क्या निकालोगे? हाँ सो वो वोल्टेज का इक्वेशन नहीं होगा। मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं है ये, मेरे को इसमें दोनों पार्ट्स का करंट अलग अलग चाहिए। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल के कुछ उससे मेरे को सॉल्व होके फायदा नहीं होगा। कोई कहता है ये दोनों पैरेलल में है, और उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन में पूछी ही नहीं है उसने। क्वेश्चन में तो दोनों पार्ट्स का अलग अलग आपको करंट चाहिए। तो ऊपर वाले में I/4, नीचे वाले में 3I। चलिए देखिए, अब भूल जाइए किसकी रेजिस्टेंस क्या था, फॉरगेट अबाउट क्या रेजिस्टेंस, बस हमें ये पता है। रेजिस्टेंस भी मत मानो, अब इसको वापस वायर की तरह ही ट्रीट करो। इस वाले वायर में जो करंट है वो 3I/4 है और इस वाले में जो करंट है वो I/4 है। ठीक है ना? अब क्या करें, वो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O कितना होगा। अब मैग्नेटिज्म पे आ जाओ। कितने वायर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाउ मेनी वायर्स? 2 wires. टोटल 4 वायर्स। एक ये वाला वायर जो बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, यहां आकर खत्म हो। फिर एक ये वाला वायर जो यहां से जा रहा है और बहुत दूर तक चला जाए। दिस इज फर्स्ट वायर A, दिस इज सेकेंड वायर B। अच्छा, थर्ड कौन है? थर्ड ये ऊपर वाला आर्क है। So, ये 3/4 वाला आर्क है। जो 3/4 का है ये हमारा आर्क है C। देखिए दिस इज, इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ये। सर सेमी इनफिनाइट का फॉर्मूला लग जाएगा। रुक जाओ, जल्दी नहीं करो। ये जो है आर्क है ना, दिस इज आर्क। और कितने एंगल वाला आर्क होगा ये? कोई बता सकता है? 360 डिग्री। 270. so 270 degrees. हाँ, तो ये आर्क होगा 270 डिग्री। अच्छा, उसके बाद एक ये वाला, ये भी एक आर्क का काम करेगा। ये कितने एंगल का आर्क होगा? 90 degree. 90 degree. Quadrant. ये 90 डिग्री का। तो अच्छा, अब ये देखिए, ये वायर कौन सी कैटेगरी में जाए? सेमी इनफिनिट। Semi infinite. लगाते तो आपको बट पता इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। आपको याद होना चाहिए था, मैंने एक चीज बताई थी, मैंने ये स्पेसिफिकली लिखवाया भी था कि जो स्ट्रेट वायर होता है वो अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर पॉइंट उसी वायर के बिल्कुल आगे हो या उसी वायर के बिल्कुल पीछे हो तो उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। ये है तो सेमी इनफाइनाइट वायर, पर जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वायर की ही एक्सटेंशन पर आ जाता है। इस वायर को ही अगर आप एक्सटेंड कर दें आगे तो वो पॉइंट उसके एक्सटेंशन पर आ जाता है, यानी ये वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे ही ये जो वायर है तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर कैटेगरी, पर वो पॉइंट इसी के एक्सटेंशन पर आ जाता है पीछे, तो ये वायर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात मैंने लिखवाई थी, देखो इसको पीछे जाके कॉपी में देखो, लिखी हुई होगी। बोलो कोई डाउट इस बात में? ये मैंने बताया था वायर के राइट या लेफ्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो वायर है तो सेमी इनफाइनाइट, पर पॉइंट इसके राइट या लेफ्ट में नहीं है, वो इसकी लाइन के ऊपर है।
और ऐसे ही इसमें भी इसी की लाइन के पीछे है वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो ये दोनों वायर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे, इनको हटा ही दे। सर 2 वायर करेंगे। अब 2 वायर नहीं बोलोगे, 2 आर्क बोलोगे, आर्क सी और आर्क डी। चलिए बताइए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी, क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू क्या? 270 upon 360. इंटू थीटा बाई 360. 270 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू बोलो 90 upon 360. 90 अपॉन 90 अपॉन 360। अब जरा एक चीज का ध्यान देना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी निकालोगे तो करंट कितना डालोगे? I by 4. 3 आई बाय 4 सी में कितना करंट गया था? ये देखो, I by 4. तो यहाँ पे करंट आप पुट करेंगे आई बाई 4। और जब आप डी का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आप करंट कितना डालेंगे? 3I by 3I by 4. 3i बाई 4। अच्छा, रेडियस आर कितना डालोगे इसका और इसका? So same Same डालेंगे। होगा. 3r और r नहीं डालेंगे, इसका 3r था, इसका r था। So तो same resistance दूसरो is- रेजिस्टेंस थी. हाँ, वो तो रेजिस्टेंस थी, ये तो रेडियस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 3r डाल देते हैं, r, ये तो रेडियस है, ये रेजिस्टेंसेस नहीं है। वो 3r और r तो रेजिस्टेंसेस थी, ये तो रेडियस है। रेडियस तो सर्कल का चाहे इस साइड देखो चाहे इस साइड देखो, रेडियस तो सेम ही हो, तो ये तो r सेम ही रहेंगे। अच्छा, अब जो C में करंट की डायरेक्शन है बताइए क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड। Inward. इनवर्ड्स. सर इनवर्ड्स. और D में करंट की डायरेक्शन क्या है? Outward. आउटवर्ड्स. एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज. आउटवर्ड. इन दोनों को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे? सर Subtract. सब्ट्रैक्ट. चलिए सॉल्व करिए और बताइए सब्ट्रैक्ट. व्हाट इज द आंसर। सर 0 नेट मैग्नेटिक फील्ड. 0 R. यहाँ पर टोटल मिला के सेम आ जाएगा। यहाँ 90 इंटू 3 270 बन जाएगा, बाय 4 दोनों में ही है, यानी ये दोनों बराबर ही आ जाए। और जब आप नेट निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डी, तो वो 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली याद करके जाइएगा, कभी भी इस टाइप का अरेंजमेंट हो जहां एक वायर 2 पार्ट्स में बट रहा हो और वो वापस फिर से मीट कर रहे हो, तो डायरेक्टली कह सकते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसकी जगह कोई और फिगर भी होती, सपोज करो ये 90 डिग्री की जगह, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ऐसे होता, ऐसे हो, ये एक वायर आ रहा है, यहां से ये 2 हिस्सों में बट रहा है और ऐसे जा रहा है। इस केस में अगर वो पूछ रहा होता तो लॉजिक सेम है, इस बार भी कुछ करंट ऊपर से जाता, कुछ करंट नीचे से जाता, फिर यहाँ के मीट कर जाता। जैसे हमारे 90 और 270 बने थे, इस बार ये 120 और 240 बनता, पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम लॉजिक अप्लाई होता, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आता। कोई भी इस टाइप का अरेंजमेंट आए ना जहां एक वायर सर्कल के बाद फिर वापस आगे चला जाता हो, डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये वाला ट्राई सर्कल में तो सीधा 0 लिख सकते हैं, आपने बताया था शायद। क्या चीज? सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। चलो कोई और चीज होगी तो मैं नहीं समझ में आया होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि इस टाइप का जो अरेंजमेंट आता है इसमें आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेंटर पे 0 आएगा। सर अगर ऐसा अरेंजमेंट सर्कल की जगह स्क्वायर या रेक्टेंगल में हो तो तब भी चलेगा? नहीं आएगा, और कोई अरेंजमेंट नहीं आएगा। अगर आएगा तो करके देखिएगा एक बार, पर सर्कल वाले केस में हम कह सकते हैं कि दोनों का जो टोटल इफेक्ट होगा वो 0 ही आएगा। सर्कल के केस में मैं कह रहा हूँ, बाकी वाला केस करके देखना। ओके सर। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन करिए।